अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि अमूमन ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक अमूमन एक फिक्र का बायस रहती है और इसलिए इसका सही इल्म होना बहुत अहम है। इस सिलसिले में आज हमारी रहनुमाई करेंगे बर्मिंघम यूके से डॉक्टर अली अकबर, जो कि पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट हैं और सीएफ की फील्ड में वसी तजुर्बे के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत हमदर्द दिल और पेशेंट के साथ बहुत पुरखलूस हैं। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों का उनको अजर दे। जी डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये आप लोगों के कहने के ऊपर ये किया जा रहा है। हमने मेन टॉपिक्स जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के वो कवर किए हैं, उसके बाद हमने कहा था कि जो जो लोग टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं वो करें और फिर उनमें से हम जो है बारी बारी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है मॉनिटरिंग प्रोसेस के हिसाब से सिस्टिक फाइब्रोसिस में। और मेन चीज़ें जो इसमें मैं कवर करूँगा उसमें एक तो मेनली है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, उसके बाद क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है या ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में मेजर कैसे की जाती है वो टेक्निक्स बताऊँगा। उसके साथ फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन इटसेल्फ जो है जो कि आम लोग करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी, और साथ ही जिन चीज़ों से ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग अफेक्ट होती है वो बयान करेंगे। उसके बाद इसकी सिस्टिक फाइब्रोसिस में और कुछ दूसरी कंडीशंस में इसके इस्तेमाल के तौर पे मैं बात करूंगा। और फिर इसके साथ के हाइपोक्सीमिया जो कि लो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती हैं उसका जिस्म के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है वो करेंगे। और एनी क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है इस मीटिंग के बाद जो है जो आप लोगों ने सवाल भेजे हुए हैं इंशाल्लाह वो उस सेशन में कवर करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो दो सेक्शन में हम यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे, एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से और दूसरा जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के हिसाब से इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जिस्म में जितने भी खुलिये हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हमारा देखना है, हमारा चलना फिरना, खाना पीना, हजम करना, ये सभी चीज़ें जो हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत है। बिज़ात खुद ये खाना है, इसमें एनर्जी है, लेकिन इसको हजम करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए जो कि हमारे खुलिये हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो करती हैं। और एनर्जी बनाने के लिए, जिस्म में एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये ऑक्सीजन जो है ये मैंने दो डायग्राम लिखे हैं, ये मुझे मेडिकल स्कूल के सेकंड और फर्स्ट ईयर में वापस लेकर जा रही हैं आज से 37-38 साल पहले की बात। ये क्रेब साइकिल जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो सिंपल पिक्चर्स थी गूगल से वो मैंने यहाँ डाली हैं। तो ये जो है ना ये क्रेब साइकिल के हिसाब से एनर्जी पैदा करने का एक साइकिल होता है जो कि हर सेल में है, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिसके साथ के एटीपी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी खुली हमारे सेल्स के अंदर जो है वो एनर्जी की यूनिट्स हैं। तो इनसे जो है ये हमारे जितने भी मसल्स हैं, जितने भी हमारे निज़ाम है हर जिस्म का, वो इससे चलता है। तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इस ऑक्सीजन के लिए हमें जो है वो सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने फेफड़े अता किए हुए हैं। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा में से जो ऑक्सीजन होती है, जो कि तकरीबन 21% हमारी एयर में ऑक्सीजन है, बाकी मेजॉरिटी जो है वो 79% समझ लेंगे, 78% जो है वो नाइट्रोजन है, और थोड़ी सी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन 21% ऑक्सीजन होती है हमारे एयर में जो कि हम ब्रीथ करते हैं। और जो हम जिस्म में के अंदर जो खुलिये हैं जो वो एनर्जी पैदा करती हैं, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनता है जिस्म में। तो उसको बाहर जाहिर करने के लिए, निकालने के लिए हम ब्रीथ आउट करते हैं। जो हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, और इसके बाद जब ब्रीथ आउट करती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे जिस्म में बनती है वो बाहर निकाली जाती है। तो लंग्स का फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट। ये वेरी सिंपल है
क्योंकि लंग्स के और भी जो है काफ़ी जो हैं वो फ़वाइद हैं, काफ़ी फंक्शंस हैं, जिसमें कि ये हमारे जिस्म में पीएच है, ब्लड की पीएच, उसको रेगुलेट करने के लिए भी वो चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करूँ। तो ये लंग्स हैं, जब इनमें से ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ब्लड जो है, जो कि इस ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से, ये फिर हार्ट में जाता है, और फिर हार्ट जो है इस ऑक्सीजन को जिस्म में पंप करता है, कि जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं, ये इसे कैरी करके जिस्म के हर जुज़ में लेकर जाती हैं, खुली में लेकर जाती हैं, जहाँ कि इसको ज़रूरत होती है। और फिर हमारे जो भी मैकेनिज्म्स हैं इंटरनली ऑर्गन्स वगैरह के हिसाब से, वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और इस ऑक्सीजन के दौरान फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या ये डीऑक्सीजनेटेड के जिस ब्लड में से ऑक्सीजन ली जा चुकी है उसे डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है, और फिर हार्ट इसे जो है वो वापस लंग्स की तरफ जो है पंप करता है, और फिर लंग्स फिर ऑक्सीजन उसे दे के उसे ऑक्सीजनेट करके हार्ट की तरफ भेजते हैं। तो ये साइकिल जो है ये हमारा चलता रहता है, और हमें पता भी नहीं होता है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हम हर एज एडल्ट जो है तकरीबन 12 से 16 सांस 1 मिनट में लेते हैं, और तकरीबन हमारे दिल की धड़कन 70 दफा होती है 1 मिनट में। तो ये जो है प्रोसेस अल्लाह ताला ने जो है वो बनाई हुई है, जो चल रही है, और हमें उसका पता भी नहीं होता है उस वक्त तक, जब तक इसमें किसी किस्म की हामी खराबी ना आ जाए, तब हमें एहसास होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये लंग्स और हार्ट का जो सिलसिला है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो ब्लड वगैरह है उस हिसाब से है, और ये इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के लिए और जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। और ये जो सैचुरेशन मेजर करते हैं, जितनी देर तक लंग्स ने ऑक्सीजन को कैरी नहीं करना है, अब्जॉर्ब नहीं करता है एयर में से, और लंग्स ने हार्ट तक नहीं पहुंचानी, और हार्ट ने फिर पंप नहीं करना है और जिस्म की दूसरी चीजों का, उस वक्त तक कि हमारी सैचुरेशन जो है वो ठीक नहीं होगी। तो इन ये हार्ट और लंग, ये दोनों इन टेंडम जो है, दोनों मिलकर जो है ये काम करते हैं, और इन दोनों में से किसी एक की भी खराबी आ जाए तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो खराब हो जाएंगी, और इसके अलावा बाकी की दूसरी चीजें भी जिस्म में है जिनकी खराब होने की वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो खराब हो सकती है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन या ऑक्सीजन जिस्म में मेजर करने के कौन कौन सी टेक्निक है? सबसे पहले तो ये मैं कहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स उसे अब्जॉर्ब करते हैं एयर में से और फिर ब्लड की तरफ जाता है। तो ये जो है ना, ये नक्शा जो आप देख रही हैं, रेड लाइन, ये हार्ट की तरफ जो है ये खून आ रहा है लंग्स की तरफ से, तो इसमें ऑक्सीजन है। तो इसको जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए ये रेड लिया गया है। तो ये जो मेजर आर्टरीज हैं ये वो है। उसके बाद ये आर्टरी जो ये आर्टीरियोल्स और आर्टरीज कैपिलरीज में जो है ये खत्म हो जाए, फिर वेन्यूल्स और वेन्स में चली जाती हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हुई होती है ये वापस हार्ट की तरफ आता है। तो ये इसलिए मैंने बताया कि ये जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिनसे कि ऑक्सीजन मेजर की जाती है वो 3 लेवल्स पे की जा सकती है। एक तो होता है कि आर्टीरियल ब्लड गैस, जो कि ये मेन आर्टरीज होती हैं उनके से किया जाता है। दूसरा है कैपिलरी, जो कि ये दरमियान में नेटवर्क है, जो मैश नेटवर्क है, इससे किया जाता है। और फिर तीसरा वीनस है, जो कि आम जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ चीज़ों की या कुछ मजबूरियों के तहत ये वीनस गैस भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो सबसे पहले ये जो आर्टीरियल ब्लड गैस होती है, जो कि पाकिस्तान में एब्रीविएशन काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, उन्हें ABG कहते हैं, और जो लोग ITU वगैरह में जिनके बच्चे होते हैं उनके वो करते हैं तो उनको वो एक स्लिप दी जाती है जिसके ऊपर वो होते हैं। तो उसमें ये है कि मेन जो चीज़ें 3 जो जगह हैं जहाँ से ये ब्लड लिया जाता है, एक तो है ये खूनी के जो है ना एल्बो लेवल के ऊपर, तो ये आर्टरी से लिया जाता है। वो आर्टरी जो कि पल्सेट कर रही होती है, जिसमें से कि खून जो है वो हार्ट से डायरेक्ट आ रहा होता है। तो एक तो ये होता है जो कि एल्बो लेवल के ऊपर होता है, एक ये रिस्ट लेवल के ऊपर होती है, और तीसरा ये ग्रोइन जो है लेवल इसके लेवल होती है। तो ये 3 कॉमन जगह हैं जहाँ के ब्लड लिया जा सकता है आर्टरीज में से। लेकिन इसके अपने भी काफी नुकसान होते हैं, क्योंकि ये आर्टरी ब्लड को जो है वो हार्ट से जिस्म की तरफ जा रही है, और अगर इसका हाई प्रेशर होता है, जैसे आप पल्स फील करते हैं तो आपको वो फील होती है पल्सटाइल, तो हाई प्रेशर होता है। तो अगर आप इसको सही तौर पे ब्लड लेने के बाद कंप्रेस नहीं करेंगे 5-10 मिनट तक, तो बहुत ज्यादा ब्रूज बन जाएगा, खून बाहर निकलेगा, या अगर किसी किस्म का क्लॉट आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर
ये रिस्ट लेवल पे लिया जा रहा है या एल्बो लेवल पे ब्लड लिया जा रहा है, तो उसमें किसी किस्म का क्लॉट आगे चला जाए तो फिंगर्स वगैरह जो है उनकी सर्कुलेशन बंद होने के भी इम्कान है। तो ये जो है अमूमन जो है बच्चों में हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसकी अगर मजीद इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो, इसको करना हो, तो स्पेशल वो लाइंस डालते हैं, उसके थ्रू किया जाता है। वो फिर वो लाइंस उसमें हेपरिन डालते हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो किसी किस्म का, और ये डिस्टल ब्लड वेसल जो है, ये छोटे ब्लड वेसल जो है, ये बंद ना हो किसी वजह से। तो ये एक तो है ये आर्टीरियल ब्लड गैसेज जो की जाती हैं। और आर्टीरियल ब्लड गैसेज के ये रिजल्ट जो रहते हैं, जो आपके जो जब टेस्ट होते हैं तो स्लिप में होते हैं, इसमें जो चीजें होती हैं उसमें एक पीएच होती है कि एक जिस्म में जो खून होता है उसकी एक पीएच है जो कि 3.75 से 3.45 के दौरान होती है। तो इसका ज्यादा हो जाने से और कम हो जाने से भी जिस्म जो है वो सही काम नहीं करता है। और दूसरी चीज इसमें है कि ऑक्सीजन जो होती है, और ऑक्सीजन 75 में 100 लिखा है, कहीं आप देखेंगे तो हो सकता है कि 180 से 110 लिखा हो, तो ये 5-10 का आगे पीछे डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट वैल्यूज किताबों से और पब्लिकेशन से मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि ये ऑक्सीजन रफली इतनी होती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी लो होती है। ये कार्बोनेट होता है जो कि बफर एक सोल्यूशन होता है, और बेस एक्सेस होता है कि ये बाइकार्बोनेट एक कैलकुलेटेड चीज होती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। माइनस का मतलब होता है कि अगर जितना माइनस हो जाए इसका मतलब है कि बाइकार्ब हमारे जिस्म वो कम है, जिस्म ज्यादा वो एसिडोटिक है। अगर ज्यादा प्लस की तरफ हो तो वो ये अल्कलाइन की तरफ चला जाता है। तो ये जो है ये ब्लड गैसेस इंटरप्रिटेशन करने के हिसाब से वो एज ए रेफरेंस मैंने लिखी है। और ये चीजें एडल्ट और चिल्ड्रन इन्फेंट्स में स्लाइटली जो है ये वेरिएशन की होती है। तो बच्चे की उम्र के हिसाब से न्यूबॉर्न की स्लाइटली डिफरेंट होगी, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं मुख्तलिफ होगी, एडल्ट्स की स्लाइटली डिफरेंट होगी, लेकिन इतनी मेजर डिफरेंस नहीं होती है, मामूली सी होती है, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखना पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये तो है आर्टीरियल के हिसाब से। उसके बाद होता है कि कैपिलरी। तो ये कैपिलरी हो सकता है कि जो बच्चे जिनके न्यूनेटल यूनिट्स वगैरह के ऊपर एडमिट हुए हों, जिनको जॉन्डिस वगैरह हो, उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना हो, तो उन्होंने ये चीज देखी हो करते हुए कि ये है जैसे ये कैपिलरी ट्यूब होती है, एक नीडल के साथ ये प्रिक करते हैं, उसके साथ वो खून जैसे ब्लड शुगर चेक करने के लिए किया जाता है। तो फिर ये कैपिलरी जो है इसमें ये खून जब जमा हो जाता है तो फिर उसको मशीन में डाला जाता है और इसकी ये वैल्यू आती है। और जस्ट पाकिस्तान में ये मिलीमीटर मर्करी इस्तेमाल किया जाता है, वेस्ट में जो है वो किलो पास्कल जो KPA होता है। तो इसका कन्वर्शन का मैंने लिख दिया कि अगर किसी ने करना हो कन्वर्ट करने के लिए तो वो 7.5 से ये मिलीमीटर मर्करी को डिवाइड करें तो वो किलो पास्कल जो है वो बन जाएंगी। तो ये है कैपिलरी ब्लड सैंपलिंग जो कि इजी है और सेफ है। हालांकि लगती ऐसे ही है कि बहुत जुल्म हो रहा है बच्चे के साथ, लेकिन जो आर्टीरियल ब्लड गैस है ABG से, उससे काफी जो है ये अच्छी है और बेहतर है। उसके बाद है कि वीनस गैस। तो वीनस गैस जैसे आप ब्लड टेस्ट किसी चीज का देने जाते हैं तो वो ये टूर्निकी डालते हैं ताकि खून की सर्कुलेशन बंद हो जाए, जो वेन है वो फूल जाए और आसानी से ब्लड आ जाए। तो इसमें जो है 3 चीजें होती हैं जो कि आम मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप ठीक है यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसमें आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये मोस्टली वेरी अनरिलायबल चीज है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन पीएच है जो वो भी यूजफुल हो सकती है अगर बाकी के ब्लड टेस्ट आप नहीं कर सकते तो ये एक वीनस है। ये 3 जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे कि ब्लड टेस्ट लेकर ये ऑक्सीजन की मेजरमेंट या पीएच वगैरह की ली जा सकती है। इसके अलावा जो है जो सेरेब्रल ऑक्सीमेट्री होती है, जो जैसे फिंगर के ऊपर आप प्रोब लगा करते हैं, इसी तरह जो है ये दिमाग के ऊपर लगा करते हैं। और बिलखसूस ये जो है ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस के ऊपर ये किया जाता है, जो कि माथे के ऊपर या स्काल्प के ऊपर जो है वो लगाई जाती हैं और उसके बाद चेक किया जाता है। ये मेनली जो है ये थिएटर में ऑपरेशन के इर्द गिर्द जो होता है उससे प्री एनेस्थीसिया और ड्यूरिंग द ऑपरेशन और फौरी बाद, ताकि मेन ऑब्वियसली चीज जब बंदे को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ब्लड प्रेशर भी आगे पीछे और जो है सर्कुलेशन पे फर्क पड़ता है, तो दिमाग के ऊपर सर्कुलेशन का बहुत फर्क पड़ता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो है ये सेरेब्रल ऑक्सीमेट्री जो है आजकल काफी जो है इस्तेमाल हो रही है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, नॉन इन्वेसिव है, कोई किसी का दर्द नहीं होता है। और इसी तरह जैसे कि सैचुरेशन मेजर करते हैं फिंगर के ऊपर, इसी तरह ये दिमाग के भी वो करती है। और ये दिमाग का जो फ्रंटल हिस्सा है जो कि
सेरेब्रल कोर्टेक्स होती है फ्रंटल, उसमें ऑक्सीजन करती है। और ये मैंने एक दो पिक्चर जो है गूगल से ली है। तो ये जो है जैसे बच्चों के ऊपर, फुट के ऊपर या फिंगर के ऊपर वो प्रोब लगाती हैं, ये जो है माथे के ऊपर होती है। और इसमें ये जो है दो डिटेक्टर हैं, बाएं की तरफ और दाएं की तरफ भी। तो इसमें से एक वो शैलो डिटेक्टर होता है और एक डीप होता है। तो दो किस्म की जो लेयरें जाती हैं तो वो पिकअप करती हैं कि इसका सर्कुलेशन ऑक्सीजन वगैरह कितनी है। तो अमूमन 60 से 75 ये जो वैल्यू होती है ना, ये नॉर्मल होती है। और ये 65 इस वक्त जो है वो मॉनिटर दिखा रहा है। तो ये जो है सेरेब्रल ऑक्सीमेट्री है, जो कि ऑब्वियसली कोई भी घर में इस्तेमाल नहीं करता है, ये थिएटर्स में करते हैं, आम हॉस्पिटल में भी ये चीज इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ग्रुप के नेटवर्क में कल ये बात हुई थी, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मैं इसके मुतालिक भी बात कर दूं, ताकि आप लोग ये ना हैरान होते हैं कि ये क्या चीज है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन जो हम मेन यूज करते हैं, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, जो कि कई दफा अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फिंगर के ऊपर या टो के ऊपर या हाथ की हथेली के ऊपर बच्चों में, बेबीज में लगा के करते हैं, या कई दफा ईयर लोब के ऊपर लगा के की जाती है। तो हम ये ज्यादा चीज जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन के मुतालिक बात करेंगे। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए जो मॉनिटर हैं वो कई किस्म के मॉनिटर्स आती हैं। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो बनाती हैं, डिफरेंट इनके प्राइसेस हैं, डिफरेंट इनकी जो है ये स्पेसिफिकेशंस हैं। और ये जो है ये जो ईयर के ऊपर लगा है, ये ईयर प्रोब के हिसाब से है, जो कि ईयर के साथ करती है, जो फिंगर के ऊपर नहीं है बल्कि ईयर लोब के ऊपर लगाई जाती है। और ये बेबीज में जो है ये प्रोब्स होती हैं जो कि टो के ऊपर लग गई है, फुट के ऊपर होगी या रिस्ट के ऊपर जो है लगा लेते हैं। तो ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होती हैं। तो बड़ों के लिए अमूमन वो ये नहीं होती है, बड़ों के लिए दूसरी होती हैं, वो होती हैं। और इसके साथ भी जो होती हैं कि जो बड़े मॉडल होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उनमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी होती है। तो एक तो ये है कि ITU वगैरह में ये लोगों ने देखी होंगे, तो इसके ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आपको प्ले बैक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले क्या कुछ हो रहा था। और ये जो है जो आम वोर्ड्स के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, ये नेलकोर वगैरह की मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इनमें भी रिकॉर्ड होती है। और ये अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों की ओवरनाइट ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए। तो इनमें फैसिलिटी ऐसी होती है कि ये जो है आप 12 घंटे, 24 घंटे या इससे भी कई दफा ज्यादा आप रिकॉर्डिंग लगातार कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर के साथ इसे लिंक करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आप इसका एवरेज जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है या उसमें जो मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, या कितनी दफा ये ऑक्सीजन ऊपर नीचे हुई है, ये एपिसोड्स कितने हुए हैं, वो सभी चीजें इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत यूजफुल हो सकती है। तो ये जो है ये मॉनिटरिंग के हिसाब से, रिकॉर्डिंग के हिसाब से ये इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल आता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली ये है चीज क्या है? तो बेसिकली ये ऐसा, ये इसके टेक्निक ये है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में होता है, जिसके हीमोग्लोबिन लो होने से लोगों को एनीमिया की शिकायत होती है, तो ये हीमोग्लोबिन जरूरी है हमारे जिस्म में, जिसमें कि ऑक्सीजन कैरी की जाती है। तो ये बेसिकली जो है ये बताता है कि हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कि हीमोग्लोबिन कितना जो है वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, कितना नहीं कर रहा है, एक परसेंटेज वो नंबर दे रहा है। तो इसको 100% जो है वो मैक्सिमम है, आप 100% से वो कम जो है ज्यादा वो हो ही नहीं सकती है। तो 100 होगी, 100 से कम होगी। आम जो नॉर्मल वैल्यू होती हैं वो 95 से 100% जो होती हैं वो नॉर्मल ली जाती हैं, और एनीथिंग लेस देन 95 जो है वो लो गिनी जाती है। तो 95 से 100 इज नॉर्मल। और इसके साथ ये जो है मैंने किया है कि इन, जैसे मैंने कहा कि फेफड़ों और हार्ट का आपस में बहुत ताल्लुक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है किसी वजह से भी, ये वजह जो है वो लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, दमा भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, तो उससे ये होता है कि इंसान का वो सांस लेना जो है वो तेज हो जाता है। और उसके साथ जब ऑक्सीजन कम होती है तो फिर जो खून का दौरा है वो तेज हो जाता है, तो हार्ट रेट जो होता है वो तेज हो जाता है, क्योंकि हार्ट भी रिकग्नाइज करता है कि सैचुरेशन कम है, मुझे खून को ज्यादा दौरा करवाना चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन जल्दी जल्दी टिश्यू में जाए। और इसके साथ साथ ये मैंने जो है रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, क्योंकि ये लोग पूछ रहे थे कि क्या कुछ है, तो ये वेरी एज डिपेंडेंट है। जो बेबीज होती हैं उनका हार्ट रेट जो एवरेज होता है वो 120 से 170 होता है, 150 आम एवरेज होता है। और जो बच्चा बड़ा होता है तो हार्ट रेट अमूमन जो कम हो जाता है। तो ये जो है ये आप एज ए रेफरेंस अगर इस्तेमाल करना चाहते कर सकते हैं। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट होता है, पैदाइश के वक्त जो है वो अप टू 50, बाज़ औक़ात 60 पर भी नॉर्मल होता है। और जब इंसान बड़ा होता है, जैसे मैंने शुरू में एडल्ट्स में कहा, तो वो 12 से 16 जो है ब्रेथ्स पर मिनट वो होता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये
उम्र के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, और एक बच्चे का जो बगैर किसी की उम्र जाने हुए आप नहीं कह सकेंगे कि उसका हार्ट रेट कितना है और कितना नहीं होना चाहिए। उसके साथ है कि आपके कौन सी वो चीजें हैं जिससे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो अफेक्ट होती हैं। तो एक तो ये है कि जब मेजरमेंट आपने करनी है, तो ये अमूमन मैं ये फिंगर्स की बात कर रहा हूँ, तो फिंगर्स के ऊपर जो है लगाने के लिए एक तो अगर है कुछ सेंसर जो है, जैसे कई दफा मैंने कहा कि वो कैपिलरी ब्लड टेस्ट लेते हैं, तो अगर किसी ने वो फिंगर में से ब्लड लिया, उसके ऊपर वो फिर सैचुरेशन मॉनिटर लगा लिया, तो वो गंदा हो जाता है, या डर्ट वगैरह के हिसाब से गंदा हो जाता है। तो उसको उसकी वजह से भी जो है ना, वो लाइट जो है वो सही शाइन थ्रू नहीं होगी, तो सही मेजरमेंट नहीं आएगी। तो इसको जो है अल्कोहल वाइप से जो है वो क्लीन किया जा सकता है। दूसरा ये है कि ये हम क्योंकि फिंगर के ऊपर लगाते हैं, तो अगर फिंगर नेल वार्निश लगाई हुई है या मेहंदी लगाई हुई है, जैसे कि हेना वगैरह लगाते हैं, मेहंदी लगाई होती है, ये काफी ऑब्वियसली पाकिस्तान में शादी की तकरीबात होती हैं तो लगाते हैं, तो उससे भी जो है इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपने सैचुरेशन मॉनिटर करना है, वो ये देखना है कि नाखून जो है, एक वो नेल पॉलिश ना लगी हुई है, उसके ऊपर किसी किस्म की मेहंदी ना लगी हुई है, या और किसी किस्म का पेंट ना हुई है वो, और साथ फॉल्स नेल जो है वो भी नहीं हो, असल नेल जो है वो ही होने चाहिए। और उसके साथ फिर ये है कि आपके जिस्म जो है या हाथ है जहाँ की लगाई हुई है, उसको आराम से रेस्ट करना चाहिए। हिलती हुई चीज के साथ वो आर्टिफैक्ट, मूवमेंट आर्टिफैक्ट आ जाता है, जिससे कि सैचुरेशन जो है स्टेबल नहीं होगी। और कई मॉनिटर होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये सैचुरेशन जो है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि सिग्नल जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर इसकी ये फिटिंग जो है फिंगर के ऊपर आप करते हैं, तो अगर सही ना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने इसको पैर के बड़े अंगूठे के ऊपर लगा दिया, तो अंगूठा ऑब्वियसली मोटा होता है, तो उसमें अगर आपने लगा दिया तो इसका मुंह जो है वो ओपन रहेगा। तो उसके साथ ये होगा कि अगर धूप है या किसी और किस्म की लाइट है, तो वो भी लाइट इसमें चली जाएगी, जिसकी वजह से जो इसकी जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग हो सकती है। तो वो मैं इसलिए चीजें बता रहा हूँ कि जब किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ठीक ना आ रही हो, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कोई इसमें हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रही है कि जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। उसके साथ ये है कि कुछ हमारे बीमारियां होती हैं या ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सैचुरेशन जो है वो भी अब नॉर्मल आ सकती हैं। जैसे मैंने अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहा है, और सबसे ज्यादा जैसे हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिजीज के साथ होता है कि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग और रिलीजिंग एक्टिविटी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी के साथ ही एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। जैसे अगर किसी खुदा न खास्ता फायर वगैरह हो, धुएं में जो है सांस ले रहा हो, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिर हीमोग्लोबिन के साथ जो वो है बाइंड कर जाती है, तो उससे जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, तो उससे भी सैचुरेशन जो है वो ठीक नहीं आएंगी। इसी तरह ये मेथ हीमोग्लोबिन है जो कि कई और चीजों के हिसाब से भी बन जाता है, उससे भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ब्लड में डिसऑर्डर की वजह से भी सैचुरेशन जो है वो खराब हो सकती है। उसके अलावा जो है ये और कंडीशन, मिसाल के तौर पे लिम्ब पोजीशन है, अगर आप किसी के हाथ के ऊपर कर रहे हैं, फिंगर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, और फिंगर को किसी ने हाथ को ऊपर उठाया हुआ है, सर के लेवल से ऊपर है, तो उसमें सर्कुलेशन का जो है वो फर्क पड़ जाएगा। या ज्यादा डिपेंडेंट पोजीशन में रखा हुआ है, तो उमूमन ये होता है कि अगर आपने करना है तो उस हार्ट का या हैंड का जो लेवल है, हार्ट और हैंड का, वो तकरीबन एक लेवल पे होना चाहिए। इस तरह से अगर इंसान बैठा हुआ है तो हाथ जो है वो टेबल के ऊपर हो, अगर लेटा हुआ है तो तकरीबन ऐसा करे कि अपनी छाती के ऊपर रख सकता है, तो वो उस तरह से होना चाहिए ताकि वो सर्कुलेशन जो है उस फिंगर में, उस आर्म में वो सही तरह से हो। इसी तरह जब मौसम सर्द होता है, तो मौसम सर्द होने से जो है जैसे हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो हाथ ठंडे होते हैं तो जो ब्लड वेसल होते हैं वो इस कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वह खून की सप्लाई कम हो जाती है, इसीलिए जो है वो वहाँ कोल्ड इंसान महसूस करता है। तो उससे फिर ऑब्वियसली अगर खून नहीं जा रहा है तो उसके साथ साथ फिर सैचुरेशन भी वो पिकअप सही नहीं करेंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो हैंड या फिंगर जो है उसको आप रब करें, उससे अगर थोड़ा सा नीम गर्म पानी में करें ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो ठीक हो। उसके बाद जो है उसके ऊपर वो आप प्रोब करें। ये भी नहीं है कि हॉट ज्यादा गर्म भी नहीं है, लेकिन जो 21-22 डिग्रीज क्वाइट अप्रोप्रिएट रूम टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से वो ठीक है। एक होती है रेनॉल्ड्स डिजीज, और ये कई बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी होती है, और ज्यादा ये जो है औरतों में और लड़कियों में होती है। तो इसके साथ ये होता है कि जब थोड़ी सी सर्दी होती है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं पाँव के, टोज के और फिंगर्स के, वो यकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और खून की सर्कुलेशन जो है बंद हो जाती है। इसके साथ उनका रंग भी जो है वो नीला भी हो जाता है, रेड भी हो जाता है, गैंग्रीन भी की दफा हो सकती है, दर्द भी होता है।
तो उसकी वजह से भी, सर्कुलेशन की वजह से भी, क्योंकि सर्कुलेशन अफेक्टेड है, तो उससे भी जो है वो सैचुरेशन ठीक नहीं आएगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हार्ट और लंग्स मिलकर काम करते हैं, तो इसी तरह अगर हार्ट की कोई किसी किस्म की कंडीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से अरिदमिया होता है, जिससे कि पल्स आपकी ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर जो है ये पल्सटाइल जो वेव आती है उसको पिकअप करते हैं, और अगर उसमें कुछ किसी किस्म की खराबी है, जैसे कि एक कंडीशन होती है एएफ कहते हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, जिससे कि दिल की धड़कन जो है वो ठीक नहीं होती है, तो उसमें भी ये जो चीज है पल्स ऑक्सीजोमीटर कई दफा वो सही रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। या अगर किसी को सख्त किस्म का डायरिया लगा हुआ है, डिहाइड्रेटेड है, या वॉमिटिंग है और खाना पीना जो है बंद है, जिस्म जो है खुश्क है, पानी की कमी हो गया है, तो उससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चे का कम हो जाएगा, और उससे साथ सर्कुलेशन कम होगी, और उसके साथ जो है ये हाइपोवोलेमिक एक शॉक हो जाती है, उसके साथ या कई दफा इन्फेक्टिव शॉक हो जाता है कि सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। तो इन सूरतों में भी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो सही नहीं होगी, और इन सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। इसके साथ लो कार्डियक आउटपुट, जैसे मैंने कहा कि हार्ट का काम है कि ब्लड को सर्कुलेशन करे, सर्कुलेट करे, तो अगर पंप खुद ही ठीक नहीं है किसी वजह से भी, किसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज की वजह से या किसी और वजह से हार्ट ठीक नहीं है, तो वो पंप भी ठीक नहीं करेगा, तो इससे भी सैचुरेशन पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि हमें पता है कि जमीन के ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जो है एयर में 21% आती है, लेकिन अब जो क्लाइंब करते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो खला में कम हो जाती है। तो जब आप किसी माउंटेन के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, तो वहां सैचुरेशन कम होगी, और जिन बच्चों को लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम है या जिन बच्चों को सीएफ है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के इम्कान हैं। और कई एडल्ट जो हैं वो भी ऊपर ज्यादा हाइट के ऊपर जाएं, तो उनके भी जो ब्लू लिप्स वगैरह जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि आप लोग अगर किसी एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, कि आउटिंग के ऊपर जा रहे हैं, या ऐसे साइट सीइंग के ऊपर जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का ख्याल करें, ताकि अगर ऑक्सीजन की कमी वहां होगी तो फिर आपके बच्चों के ब्रीदिंग जो है वो भी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो है ये कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिनमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है ये आम इन्फेक्शंस हैं कि हमारे बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस में चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह होते रहते हैं। तो इन चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ एयरवेज में इंफ्लेमेशन हो जाती है, जो लाइनिंग होती है एयरवेज की वो स्वोलन हो जाती है, स्वेल हो जाती है। उसके साथ साथ वो सेंसिटिव एयरवेज हो जाती हैं कि जिसकी वजह से जैसे हाइपोटोनिक सेलाइन लिया या कोई और चीज अराउंड हुई, तो उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन आ जाती है या एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उससे जो है नैरोइंग हो जाती है, उससे भी जो है खून, जो एयरवेज ब्रीदिंग नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, जैसे कि दमा में होता है। तो वो ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह होने की वजह से भी हवा का अंदर जाना वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ इन्फेक्शन होता है, तो साथ प्रोडक्शन फ्लेम की काफी ज्यादा हो जाती है, जो कि आप लोगों को पता है, जिससे कि स्मॉल एयरवेज इन पर्टिकुलर वो बंद हो जाती हैं, कि जहां ऑक्सीजन ने फेफड़ों से सर्कुलेशन में जाना है, खून में जाना है, अगर वो बैरियर वहां आ जाए बलून वगैरह की वजह से, तो फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो ये जो है एक चीज है जिससे कि जो जितना भी इंफेक्शन सीवियर होगा, प्रोडक्शन फ्लेम की ज्यादा होगी, म्यूकस ज्यादा होगा, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज होगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, उतनी ऑक्सीजन कम होगी। तो ये एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो है, या सेवेरिटी ऑफ आस्थमा वगैरह है, या बाकी की कंडीशन जिसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, ये रिफ्लेक्ट करती है ऑक्सीजन सैचुरेशन के क्या कुछ हो रहा है। और जब ये लो हो तो उसके लिए ऑक्सीजन फिर देना पड़ती है। आम ये होता है कि अगर बच्चे ठीक ठाक हैं, जैसे आस्मा के बच्चे हैं, उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, तो जब उनकी सैचुरेशन जो है 93 से कम हो जाए तो हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये सीएफ के पेशेंट है तो तब भी इस सूरत में ऑक्सीजन देना जो है उनके लिए मुफीद होगा। लेकिन अगर लगातार इनके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन होते रहते हैं जिससे फर्क पड़ता है, तो उसमें भी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दी जाती है। तो ये अक्यूट एपिसोड इन्फेक्शन के वगैरह के हिसाब से और लंग्स कंडीशन के हिसाब से ये बताते हैं। और एक सवाल भी आया था कि क्या इससे ये पता चलता है कि लंग डैमेज है। लंग डैमेज और लंग को इन्फेक्शन, ये दो चीजें, इन्फेक्शन क्योंकि आप उन्हें जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। डैमेज होता है उसका मतलब है कि डैमेज हो चुका है, जैसे ब्रोंकिएक्टिस वगैरह होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, या रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, तो उसके बाद जो है वो लंग डैमेज वाकई ही हो ही जाती हैं, जिससे कि फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो ओवरऑल जी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आपके लंग्स का जो है वो बताती है कि कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर 90 से कम हो सिस्टिक फाइब्रोसिस में, तो हम ऑक्सीजन भी उन्हें देते हैं।
इसके अलावा एक होता है कि लॉन्ग टर्म, ये जब भी मैं अभी बात कर रहा था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन के हिसाब से, तो अमूमन ये होता है कि जब हमारे बच्चे शक जिनके ऊपर होता है कि इनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो हम रात के वक्त ओवरनाइट जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं। तो ओवरनाइट इसलिए करते हैं कि ड्यूरिंग द नाइट जो है हमारा पूरा जिस्म जो है वो रिलैक्स्ड होता है, हम आराम कर रहे होते हैं, हमारी आइज बंद होती हैं, हमारा दिमाग भी जो है चल रहा होता है लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि बाकी की चीजें नहीं सोच रहा होता है। हमारा जिस्म जो है वो मसल जो है वो मूव नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे दिल को ज्यादा धड़कन करने की जरूरत नहीं होती है, हमारे सांस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। तो उससे ऑक्सीजन की अमूमन जो है डिमांड बॉडी की कम हो जाती है। और उसके साथ ये भी होता है कि जब हम सोते हैं तो सोने से हमारे एयरवे जो है कुछ हद तक कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो लंग्स जो है वो ओपन है, लेकिन जब कोई लेटेगा तो वो मिसाल के बैक के ऊपर कोई लेटा है तो बैक के जो लंग्स हैं वो थोड़े से कोलैप्स हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। और बाकी मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग जो होती है कि जैसे डायफ्राम है, चेस्ट मूवमेंट है, मसल है, वो भी चेंज हो जाती हैं। तो उससे अमूमन जो है रात के वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है दिन की निस्बत जागते हुए वक्त की निस्बत कम होती है। और कितनी की कम होती है, ये अमूमन जो है 5-6% का जो है फर्क पड़ सकता है। तो ये अमूमन कहते हैं कि अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 है डे टाइम में, तो सोते हुए उसकी जो है अमूमन 90 से कम होने के इम्कान कम है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डे टाइम ही आपकी सैचुरेशन जो है 92 या 93 आ रही है, तो इसका मतलब है कि सोते वक्त आपकी सैचुरेशन जो है वो हाई 90s या लो 90 हाई 80s में या मिड 80s में होंगी। तो उसका जो है वो डेंजर ये होता है कि उसके फिर असरात बाकी के जिस्म के ऊपर पड़ सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, ये कम से कम मॉनिटर करना चाहिए कि क्या है। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जिस्म की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। तो क्या हमारे CF वाले बच्चों के लंग्स इतने ठीक हैं कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर उस सूरत में भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है कि उनके फिंगर को ऊपर लगा दिया, उनको एक्सरसाइज की और देख लिया कि इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कितनी है, सर्कुलेशन क्या है, क्या वो टॉलरेट कर सकते हैं इतनी एक्सरसाइज करना या नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सरसाइज टॉलरेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है लेस देन 90% हो तो हम बच्चों को ऑक्सीजन देते हैं। और ये ऑक्सीजन मिसाल के तौर पे अगर डे टाइम है वो उनकी ऑक्सीजन ठीक है तो डे टाइम वो ऑफ भी रह सकती हैं, और रात के वक्त अगर इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90 हो रही है तो फिर हम नाइट टाइम इन्हें ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन देने के ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। ये मिसाल के ऊपर ये नेजल कैन्युला बेबी में भी लगा हुआ है, छोटे बच्चों में भी लग सकता है। इसके साथ ये कंसनट्रेटर वगैरह होते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ये मोबाइल सिलेंडर होते हैं जो कि आप बाहर भी लेकर जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े किसी बच्चे को डे टाइम में भी। तो ये जो है ऑक्सीजन अगर लेस देन 90 हो तो ऑक्सीजन जरूर देना चाहिए, ताकि अदरवाइज बाकी का जिस्म जो है वो भी थकावट महसूस करेगा, सही एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा, हेडेक होगी, कई चीजें जो है जो हाइपोक्सिया जो कि लो ऑक्सीजन होती है उसके साथ हो सकती है। इसके अलावा जो है ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करने का एक और यूज जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में है उसे हाइपोक्सिक चैलेंज टेस्ट करते हैं, जो कि फिटनेस टू फ्लाई के तौर पे सिस्टिक फाइब्रोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम जैसे मैंने कहा कि हवा में ग्राउंड लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर ऑक्सीजन जो है 21% होती है, हमारी एयर में, हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन जब हम जहाज में बैठते हैं तो जहाज में जो है कैबिन की जो ऑक्सीजन होती है वो 15% होती है। तो इसमें यह है कि जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या दूसरी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो या हार्ट प्रॉब्लम वगैरह हो, तो उनको फिर कैबिन में एयरप्लेन में क्योंकि ऑक्सीजन ही कम वो ब्रीथ कर रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के खतरात वो हैं वो ज्यादा होती हैं। तो ये जो हाइपोक्सिक टेस्ट होता है इसका ये होता है कि एक बॉक्स जो है वो होता है जिसमें ये सीट बनी हुई है, ये बंदा बैठा हुआ है, अगर इसने खुद अपनी करनी तो वो कर सकता है, लेकिन अगर बच्चे की करनी है तो वो कर सकता है कि बच्चा उसकी गोद में बैठा है वो भी इत्मीनान से बैठा रहे। तो ये सैचुरेशन मॉनिटर जो है उनको बिठा के उस बॉक्स में हवा में जो कि 21% एयर होती है वो करते हैं। पहले वो मॉनिटर करते हैं कि देख लेते हैं कि इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, फिर इसमें जो है वो 15% ऑक्सीजन जो है वो करते हैं, ताकि जैसे कैबिन में प्लेन में होती है उसको जो है वो सिमुलेट किया जाए कि उससे जैसे वो होती है वो हो। तो फिर 15% ऑक्सीजन में देखते हैं कि बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी ड्रॉप होती है। अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो गई है, लेस देन 90% मिसाल के तौर पे आ गई है, तो फिर बच्चे को नेजल कैन्युला जो है वो लगाए होते हैं और फिर ऑक्सीजन दी जाती है, और फिर देखा जाता है कि कितनी ऑक्सीजन देने से इसकी सैचुरेशन जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाती है।
तो वो मिसाल के तौर पर अगर किसी को 1 लीटर जो है पर मिनट देने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में उसको 60 लीटर की जरूरत होगी। अगर फ्लाइट 8 घंटे की है तो 8 × 60 जो है 480 लीटर्स ऑक्सीजन उनको डेफिनेटली चाहिए। और एज ए एहतियात ये होता है कि डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको लेकर जाना पड़ती है। तो अगर किसी के बच्चे को CF है, जिनकी ऑक्सीजन कम है या जिनको कम होने के, ये ड्रॉप होने के इम्कान है, तो एक तो ये साइंटिफिकली जो वो है वो किया जा सकता है कि पता चल जाए कि सैचुरेशन क्या है, और उसके साथ फिर वो ऑक्सीजन साथ ले जा सकते हैं। अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो आप वैसे भी ये पोर्टेबल ऑक्सीजन, लेकिन आपको इतने पास इतनी होनी चाहिए कि आप के फ्लाइट के हिसाब से वो ठीक काम करे। तो उसमें है कि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कैबिन में बैठ के बच्चे की चेक कर सकते हैं, उसके साथ भी नेजल कैनुला वगैरह या फेस मास्क जैसे भी ऑक्सीजन आप दे सकते हैं, बच्चे को देखकर वो मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों के लिए आपको एयरलाइन के साथ जो है वो बात करना पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे ही ऑक्सीजन कैबिन में लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैमेबल चीज होती है, एक्सप्लोड भी हो सकती है। तो उनके साथ आपको पहले सीटें बुक करवाने के वक्त बात करना पड़ती है कि हमारे बच्चे को, मरीज को ये प्रॉब्लम है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सिलेंडर वगैरह जो है वो अप्रूव करते हैं, तो फिर उसके साथ आप वो लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एहतियात करना पड़ेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने की और कौन से यूजेस हैं, उसमें है कि हम जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी ये जो है हार्ट सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं, और इनको प्री डक्टल एंड पोस्ट डक्टल, तो एक तो होता है कि दो प्रोब्स लगाई जाती हैं, एक जो है वो दाएं हाथ के ऊपर और एक जो है एनी ऑफ द फुट, के बायां फुट हो जाए या दाएं फुट हो जाए, इन दोनों में से एक फुट, और एक जो है डेफिनेटली जो है वो राइट आर्म होती है। जो राइट आर्म होती है वो खून जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो ठीक होती है, और ये में कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो आती है उसमें से जो सर्कुलेशन जाती है, लेकिन इसके फौरी बाद ही जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टा है उसमें एक लिंक होता है। अगर उसमें वो लिंक ओपन हो, जैसे डक्ट कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, अगर वो ओपन हो तो फिर वो मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग से जो है वो फिर बाकी के जिस्म में जो खून जा रहा होता है उसकी ऑक्सीजन उसमें कम होती है। तो ये जो है ना प्री डक्टल एंड पोस्ट डक्टल ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न में जो चेक करते हैं, ये वो फर्क देखने के लिए क्या होता है। तो अगर इसमें 3-4% से ज्यादा का फर्क हो तो फिर हार्ट डिजीज जो है उसके इम्कान होते हैं, तो उस बच्चे का फिर एको वगैरह किया जाता है और स्पेशल एग्जामिन किया जाता है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये एक और यूज होती है कि जो कि आम न्यूबॉर्न पीरियड में की जाती है। इसके अलावा बच्चे जो है कई दफा होते हैं जब स्नोरिंग वगैरह होती है, ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, उनका एयरवेज बंद होते हैं, तो उसमें ये बड़े भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो फिर देखना पड़ता है कि उनके स्नोरिंग या उनके अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से इनकी ऑक्सीजन के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो वो जो है जब बच्चे सोते हैं तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ओवरनाइट मॉनिटर करते हैं, और जो मैंने आपको वो वार्ड में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस दिखाई थी जो कि रिकॉर्ड भी करती हैं, वो चीजें जो वो रिकॉर्ड करती हैं और फिर इसकी एवरेज देखते हैं कि उस वक्त में कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी हुई है, कितनी दफा ड्रॉप हुई है, कितनी हद तक ड्रॉप हुई है, कितनी सीवियर है, वो करते हैं। इसके अलावा कई बच्चे होते हैं जिन्हें मसल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, एक प्रॉब्लम वो होती है। तो वो भी जो बच्चे बड़े होते हैं उनके मसल्स क्योंकि वो सही तरह से काम नहीं कर सकते, ब्रीदिंग सही नहीं कर सकते, तो उनकी जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना पड़ती है। और बिलखसूस रात के वक्त जबकि वो सो रहे होते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मेजर करते हैं ताकि पता चल जाए कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है। इसके साथ स्पेसिफिक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे ये डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 21 होता है, या मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया वगैरह होता है, या क्रूजोन्स वगैरह के होते हैं जिनके साथ एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो उन चीजों के साथ भी जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करने की जो है वो यूज की जा सकता है। अब जो है ये अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो तो उससे होता क्या है। एक तो ये होता है कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका एक आप जो चीज नजर आती है, बच्चे की जो स्किन है वो चेंज हो जाएगी, उसका कलर जो है वो डस्की होएगा, ब्लूइश हो जाएगा, टिंज जिसको ब्लूइश हो जाएगी, जिसको कि वैसे मेडिकल टर्म में साइनोसिस कहते हैं। और ये बच्चे के जो लिप्स हैं इससे पता चल रहा है कि इससे बच्चे को ये साइनोसिस है। बाकी की स्किन भी आप देख रहे हैं कि सही जो आम फ्रेश होती है वो नहीं है। इसके साथ बच्चे को जो क्योंकि सर्कुलेशन जो है ब्रेन की
उसके ऑक्सीजन ब्रेन की वो अफेक्ट होती है, तो बच्चा जो कंफ्यूज होता है, उसे पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है। उसके साथ साथ जो है ये जब सैचुरेशन लो होती है, तो मैंने कहा था जैसे कि हार्ट जो है वो ट्राई टू कंपनसेट करता है कि हार्ट रेट तेज चलना शुरू हो जाता है, ताकि जिस्म में जो कमी है वो ज्यादा ब्लड सर्कुलेट करने से वो कमी पूरी जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर सैचुरेशन वो सही नहीं होगी तो हार्ट खुद भी जो है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर हार्ट रेट स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फास्ट हार्ट रेट भी एक वार्निंग है और स्लो हार्ट रेट भी एक वार्निंग है, और स्लो हार्ट रेट का होना जो है वो ज्यादा वर्स है, वो ज्यादा सीरियस है जैसे कि फास्ट वाला हो। इसी तरह ब्रीदिंग भी जो है वो रैपिड भी हो सकती है। तो जब सांस सही नहीं आ रही है तो इंसान जो है वो ज्यादा सांस लेता है, जैसे दमा के मरीज होते हैं उन्हें शोरनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो तेज तेज सांस लेते हैं। लेकिन वो वक्त के साथ अगर चीज सही नहीं हो रही है तो उनका सांस लेना वो भी टायर्ड हो जाएंगे, वो नहीं ले सकते, वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फिर ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। तो वो ब्रीदिंग रेट कम होना जो है वो भी जो है वो बैड साइन है। तो उसके साथ बच्चा इस सूरत में बच्चे जो है स्वेटिंग होती है, हेडेक वगैरह जो है वो भी उन्हें जो है वो होता है। तो ये साइंस आते हैं। तो ये जो है एक पीयूष स्कोर हम यूज करते हैं, जैसे पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग स्कोर, ये पीयूष स्कोर होते हैं। ये जब बच्चे वार्ड में होते हैं तो इनकी ये हर 4 घंटे के बाद मिसाल के तौर पर सैचुरेशन वगैरह मॉनिटर होती है। सबसे अगर आप ऊपर देखें तो ये रेस्पिरेटरी रेट है। आप इसे देखें तो रेस्पिरेटरी रेट टाइम के हिसाब से ये ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ये एक वार्निंग साइन है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है कि बच्चे का जो है ये ब्रीदिंग रेट इतना तेज क्यों जा रहा है। और आप ये नीचे में देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन का, तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। और जब आप नीचे हार्ट रेट वगैरह देखें तो हार्ट रेट जो है ये लाइन जो है ये ऊपर जा रही है, हार्ट रेट तेज हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है। तो ये कंपनसेशन हो रही है, हार्ट और लंग्स अपना काम ज्यादा करके सैचुरेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नाकाम हो रही हैं, क्योंकि ये जो है ये सैचुरेशन जो है वो ठीक नहीं है, ये अभी भी ड्रॉप हो रही है। और उसके साथ साथ फिर ये होता है कि सर्कुलेशन जो है वो हार्ट जो है उसको अफेक्ट, हार्ट का मसल जो है वो अफेक्ट होता है। तो वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप होना शुरू, और जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाए लो ऑक्सीजन के साथ, फास्ट हार्ट रेट और बिलरसूस स्लो हार्ट रेट के साथ, तो ये सीरियस चीज होती है, ये प्री टर्मिनल एक चीज होती है कि बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक है। तो इस सूरत में ये जो है ये इमरजेंसी होती है कि बच्चों को फौरी तौर पे जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। और ये हाइपॉक्सी इफेक्ट दूसरे जो आम बच्चे करते हैं जैसे ब्रेन के ऊपर, तो बच्चे जिनकी ऑक्सीजन कम होती है वो इरिटेबल हो जाते हैं, उनके सेरेब्रल इरिटेबिलिटी होती है ऑक्सीजन कमी की वजह से, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता है कि मैंने क्या करना है, मैं कहाँ हूँ, मैंने बात क्या करनी है, आगे की पीछे, पीछे की आगे, जो वो करते रहते हैं। इसके अलावा अगर ज्यादा हो तो फिर ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों को ये दौरे पड़ते हैं, फिट्स हो जाती हैं, सीजर पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी में होते हैं, वो सीजर जो है वो शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ बच्चा बेहोश हो जाता है। और उसके साथ बच्चे को अगर बेहोश वगैरह हो तो फिर उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है इंट्यूबेट करना पड़ता है। और इसी के साथ अगर चीज करेक्ट ना हो तो फिर जो है बदकिस्मती से ये ब्रेन डेथ वगैरह या डेथ वगैरह के होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसी तरह लो ऑक्सीजन जो है ये एक तो मैंने वो हार्ट के ऊपर कहा कि हार्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, लंग्स के ऊपर फर्क पड़ता है और ब्रेन के ऊपर फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ इसका जो है वो किडनीज के ऊपर भी, लिवर के ऊपर भी और इंटेस्टाइन्स के ऊपर भी, बाकी के जितने सिस्टम है उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। और ये चीजें जो है वो मॉनिटर करना पड़ती हैं। अगर ये ऑक्सीजन जल्दी, ये थोड़े वक्फा के लिए, अरसे के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जितनी लो होगी, जितनी लॉन्ग टाइम के लिए होगी, उतना ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो ये सब चीजें जो वो मॉनिटर करना पड़ती है। जैसे ये लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन के हिसाब से अगर बच्चे की ऑक्सीजन जो है 90 आ रही है और लगातार 90 होती है, 88 आ रही है, उसके अलावा बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं है लेकिन सैचुरेशन कम है क्योंकि लंग्स ठीक नहीं है, तो इसका ये भी होता है कि ये फिर पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन उससे हो जाती है कि लंग्स जो है उनके जो प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी का वो ज्यादा हो जाता है, फिर उसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई जो नहीं सही जाती है प्रेशर ज्यादा होने से, क्योंकि हार्ट की राइट हैंड साइड जो होती है उन्होंने पंप करना होता है खून को लंग्स में, तो उसके लिए काम ज्यादा हो जाता है, तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है जिसके कोर पल्मोनरी कहते हैं। तो ये चीजें हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं और दूसरे सिस्टम जो है उनके ऊपर भी इनका काफी फर्क पड़ता है। अब जब बच्चे को लो ऑक्सीजन हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि बच्चे की सैचुरेशन कम हो। तो अगर लो आ रही है तो पहले सामने आपने ये देखना है कि क्या ये रिलायबल रीडिंग है या नहीं है।
तो वो जो चीजें मैंने कहा है कि नेल पॉलिश तो नहीं है, मूवमेंट तो नहीं है, मेहंदी तो नहीं लगाई हुई है, या कोई और चीज तो, कोल्ड सर्दी तो नहीं है, तो वो चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि इस जो सैचुरेशन रीडिंग आ रही है रिलायबल है या नहीं है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर जो है, ये जो आम करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, बच्चों को नेबुलाइजर देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, इन्फेक्शन हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये चीजें जो है वो हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि बच्चे की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो। या ऐसी चीज जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप जा रहे हैं हॉलीडेज के ऊपर जा रहे हैं, अगर फ्लाई कर रहे हैं, एक्सरसाइज करनी है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, तो वो एक्टिविटी से हमें पता है कि उससे भी ऑक्सीजन कम होगी, तो उसका बंदोबस्त भी आप लोगों को करना चाहिए। और जो भी अंडरलाइंग कोज है, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, अगर फ्लाई करना है तो उसके लिए साथ ऑक्सीजन लेकर जाना है, अगर आस्मा है तो आस्मा की दवाई लेना पड़ती है, अगर कि नेबुलाइजर वगैरह लेनी है तो वो करना पड़ेंगे। तो ये फिजियो, एंटीबायोटिक्स, वेंट्रोलिन वगैरह के हिसाब से ये चीजें जो है अंडरलाइंग कोज जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और जब ऑक्सीजन कम है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो उसको फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन देना पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज जो है सिचुएशन जो है वर्स हो सकती है। और इसके साथ साथ फिर ऑन गोइंग मॉनिटरिंग करनी है कि क्या अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो वो रिकवर भी हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। जब रिकवरी मिसाल के तौर पे बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, और आजकल हमारे यहाँ ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह के सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, काफी लोग बच्चे जो हैं 1 ईयर से कम उम्र के वो ब्रोंकियोलाइटिस के साथ है, ये कोविड भी चल रहा है लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस भी जो है वो सीजन भी शुरू हो चुका है, जो कि अर्लियर देन यूजुअल है। तो उसमें कई बच्चे हैं वो जब ठीक हो रहते हैं तो 90% ऑक्सीजन, जहां मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन देना पड़ती है, जब उनकी 80 है, 80 से 84 आ गई है, 88 आ गई, 90 आ गया, तो हम 90 पे उनको होम डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अदरवाइज ये बच्चे ठीक हैं, ये ठीक हो रहे हैं। तो बजाय इसके प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे हो, तो हम 90 जब उनकी सैचुरेशन या थोड़ी सी भी उससे ऊपर होती है तो उन्हें हम घर भेज देते हैं, क्योंकि वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अगर किसकी पहले 95 थी, फिर 94, 93, 90, तो फिर हम 90 पे ऊपर उनको घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वर्स हो रही है, डिटीरियरेट हो रही है। तो उस सूरत में हम उन्हें रखेंगे हॉस्पिटल में, हम उन्हें ऑक्सीजन देंगे और घर नहीं भेजेंगे। तो ये जो है ओवरऑल मैंने जो है आपको बताया है, इसके साथ काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो उसका जो सेशन है वो इंशाल्लाह हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ जो है क्वेश्चन आंसर जो है सेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले में 1 मिनट तो ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो दूसरा सेशन इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।